व्हाट्सएप क्लास 12 वेलकम बैक टू द चैनल। और आई होप कि आप इंडियन इकोनॉमी को अच्छे से समझ पा रहे हैं, उसके सारे चैप्टर्स को अच्छे से कंप्लीट कर पा रहे हैं। तो चलो आज हम लोग डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 3 विच इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, कि हमारे इंडिया में एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस एग्रीकल्चर का क्या सिस्टम था, क्या प्रॉब्लम्स थे, क्या क्या एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स लेकर के आ गए थे, इन सारे चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इस पूरे ही चैप्टर्स को मैक्सिमम 2 वीडियो में मैं कंप्लीट कर दूंगा। एक वीडियो जो कि आज आ रही है और एक वीडियो कल आपको मिल जाएंगे और ये चैप्टर्स हो जाएगा कंप्लीट। तो देखो आज के वीडियो में हमने 3 टॉपिक्स को कवर करा है: इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। और 2 टॉपिक जो बच गए, एक एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स एंड ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये मैं कंप्लीट करूंगा कल के वीडियो में। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज के वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर के साथ। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस क्या क्या है एग्रीकल्चर का। तो एग्रीकल्चर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री, यानी किसी भी कंट्री के ग्रोथ और डेवलपमेंट में अगर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो वो है एग्रीकल्चर सेक्टर्स। अब देखो इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर को समझने के लिए हमने 6 पॉइंट्स यहाँ पे बताए हैं और ये 6 पॉइंट सफिशिएंट होते हैं आपको एग्जाम में आंसर लिख के आने के लिए। तो देखो सबसे पहला जो पॉइंट हमारा वो क्या है, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। अब जीडीपी क्या होता है, किसी भी कंट्री का जो जीडीपी होता है वो एक एसेंशियल एलिमेंट्स होता है कंट्री के लिए। तो अगर इंडिया के जीडीपी की बात करें तो ओवरऑल जीडीपी में जो 50% कंट्रीब्यूशन है वो एग्रीकल्चर सेक्टर्स का है। अब अगर इंडियन जीडीपी में टोटल जीडीपी में 50% कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर सेक्टर्स का है तो आप समझ सकते हो कि एग्रीकल्चर सेक्टर कितना मेजर रोल प्ले कर रहा है हमारे कंट्री के जीडीपी में। तो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, यानी यहाँ पे अगर आप इसको एक्सप्लेन करके आओ तो इस तरह से एक्सप्लेन करना कि इन द जीडीपी ऑफ इंडिया द एग्रीकल्चर सेक्टर्स प्रोवाइडेड 50% कंट्रीब्यूशन, यानी इंडिया में जो जीडीपी है उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर 50% कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सप्लाई ऑफ वेज गुड्स। वेज गुड्स का मतलब क्या होता है, हमारे बेसिक गुड्स, हमारे नेसेसिटीज गुड्स, कि जो भी हमारे नेसेसिटीज गुड्स है, राइस, पल्सेस, बाजरा, व्हीट, ये सबका सप्लायर भी कौन है, एग्रीकल्चर। इन सबको सप्लाई कौन करता है, एग्रीकल्चर। अब ये हमारे लिए है नेसेसिटीज गुड्स। तो सारे नेसेसिटीज गुड्स जिनको मैं वेज गुड्स बोलता हूं, इन सारे नेसेसिटीज गुड्स का सप्लाई एग्रीकल्चर सेक्टर ही करने वाला है। उसके बाद सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब एग्रीकल्चर सेक्टर जो होता है वो लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया। इंडिया में सबसे बड़ा एम्प्लॉयर जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से, क्योंकि आज का भी जो पॉपुलेशन है हमारे इंडिया का, उसका अप्रोक्स 50 to 60% पॉपुलेशन एंगेज्ड है एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो एग्रीकल्चर सेक्टर्स प्रोवाइड्स द मेजर एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। उसके बाद सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल सप्लाई करने का क्या मतलब है कि हमारे इंडिया में जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, इवन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, इन सारे इंडस्ट्रीज को जो रॉ मटेरियल चाहिए वो रॉ मटेरियल भी सप्लाई करने का काम हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर से होता है। जैसे अगर इनको कॉटन चाहिए, इनको सिल्क चाहिए, इनको सीड्स चाहिए, तो ये सारे रॉ मटेरियल सप्लाई करने का काम कौन करेगा, एग्रीकल्चर सेक्टर। तो जितने भी इंडस्ट्रीज है, स्मॉल स्केल हो या लार्ज स्केल हो, वो सारे डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर सेक्टर्स पे, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर ही उनको रॉ मटेरियल सप्लाई करने का काम करता है। उसके बाद सोर्स ऑफ डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स। अब इंडस्ट्रियल गुड्स का रॉ मटेरियल तो हमने पढ़ लिया कि जितने भी इंडस्ट्री हैं उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कौन करेगा, एग्रीकल्चर। अब इंडस्ट्रियल गुड्स का डिमांड भी कहाँ होने वाला है, एग्रीकल्चर सेक्टर्स में। इंडस्ट्रियल गुड्स का मतलब क्या होता है कि जितने भी इंडस्ट्रीज हैं जो बड़े बड़े मशीन्स बनाती हैं, ट्रैक्टर्स बनाती हैं, थ्रेशर्स बनाती हैं, हार्वेस्टर्स बनाती हैं, उन सबका डिमांड भी कहाँ होता है, एग्रीकल्चर सेक्टर्स में। तो अगर एग्रीकल्चर सेक्टर्स इन सारे मशीन्स का डिमांड करना बंद कर दे तो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज जो है उनका बिजनेस कंप्लीटली बंद हो जाएगा, क्योंकि उनका बिजनेस चल ही रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर्स पे बेस। तो एग्रीकल्चर सेक्टर्स में भी इंडस्ट्रियल गुड्स का डिमांड सबसे ज्यादा होने वाला है। उसके बाद कंट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल ट्रेड। अब इंटरनेशनल ट्रेड की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे मेजर हम लोग बात करते हैं एक्सपोर्ट्स की, कि जो भी रॉ मटेरियल है वो हमारे कंट्री से एक्सपोर्ट्स भी करे जाते हैं। तो वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने का काम तो एग्रीकल्चर सेक्टर ही कर रहा है ना, कि जैसे कुछ फ्रूट्स हैं या कुछ वेजिटेबल्स है या टी है, ये सब हमारे कंट्री से एक्सपोर्ट्स करे जाते हैं किसी दूसरे कंट्री में। तो इंटरनेशनल ट्रेड्स में भी कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर सेक्टर्स का एक मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये थे गाइस इसके इंपॉर्टेंस। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर, कि हमारे एग्रीकल्चर का क्या क्या फीचर्स था, हमारे एग्रीकल्चर का क्या क्या कंडीशन
कंडीशंस था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस और क्या क्या कंडीशंस है आज के टाइम में। तो अगर हम लोग देखें इन सारे पॉइंट्स को जब देखते हैं तो कहीं ना कहीं पता चलता है कि हमारा जो एग्रीकल्चर है वो काफ़ी बैकवर्डनेस की ओर है, काफ़ी बैकवर्डनेस एग्रीकल्चर सामने निकल करके आता है और वही इसका फीचर्स है। यानी फीचर्स अगर बोले तो बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। तो क्या क्या फीचर्स थे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के? सबसे पहला लो प्रोडक्टिविटी। लो प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है पर हेक्टेयर आउटपुट ऑफ लैंड, यानी लैंड का जो पर हेक्टेयर आउटपुट है जो होना चाहिए वो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर्स में नहीं है, काफ़ी कम है। और उसके बहुत सारे रीजंस है कि हमारे पास परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन नहीं है, हमारे पास फाइनेंस की कमी है, या फिर हमारे पास जो मॉडर्न इनपुट्स हैं वो नहीं है। तो इन सब के कारण जो हमारा प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी लो है। उसके बाद सेकंड है हमारा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? एक ऐसा सिचुएशन जहां पे नंबर ऑफ एम्प्लॉय इंगेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिक्वायर्ड थे। अब सपोज कि अगर हमारे इंडिया की बात करें तो हमारे इंडिया में तो फैमिली सिस्टम चलता है कि अगर आपके पास एक लैंड है तो जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं वो सारे उसी लैंड पे लगे हुए हैं। अब सपोज कि अगर एक लैंड है और उस पर 4 वर्कर्स का रिक्वायर्ड है, 4 मेंबर्स का रिक्वायर्ड है, बट हमारे फैमिली मेंबर्स में टोटल 9 लोग हैं, तो 9 लोग भी पूरा का पूरा उसी लैंड पे लगे हुए हैं। तो अगर एक तरफ से देखा जाए तो हम लोगों को ये लगता है कि ये 9 लोग जो है वो कहीं ना कहीं पूरे एम्प्लॉयड हैं, इनको कुछ ना कुछ काम मिला हुआ है, कुछ ना कुछ काम में एंगेज हैं। बट अगर दूसरी तरफ से देखा जाए तो उस लैंड पे तो केवल 4 लोगों का ही जरूरत था, लेकिन वहां पे काम कितने लोग कर रहे हैं, एंगेज कितने लोग हैं? 9 लोग। तो बाकी के जो 5 लोग हैं उनका कोई काम ही नहीं है, वो फालतू का उस लैंड पे लगे हुए हैं। तो वहां पे जो 5 लोग हैं उसको हम लोग बोलेंगे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर्स में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा है, जिसके कारण हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर्स काफी बैकवर्डनेस है। उसके बाद डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। अभी हमने बताया कि हमारे पास परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन नहीं है, हम लोग पूरा का पूरा रेनफॉल पर डिपेंड है। अगर रेनफॉल अच्छा होगा तो आउटपुट भी अच्छा ग्रो करेगा, रेनफॉल अच्छा नहीं होगा तो आउटपुट भी अच्छा ग्रो नहीं करेगा। तो हम लोगों के पास पूरा का पूरा परमानेंटली हम लोग डिपेंडेंट है रेनफॉल पे। रेनफॉल के सिचुएशन पे हमारा क्रॉप या आउटपुट ग्रो करता है। उसके बाद सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब क्या होता है कि जनरली यहाँ पे जितने भी एग्रीकल्चर्स में लोग लगे हुए हैं वो बस इतना ही सोचते हैं, इतना ही देखते हैं कि जिससे हमारा आउटपुट जनरेट हो उसको हम कंज्यूम्ड कर लें। यानी जितना भी आउटपुट जनरेट करते हैं वो बस कंज्यूम्ड करने के पर्पज से जनरेट करते हैं। यहाँ पे वो इस एग्रीकल्चर को एज अ सोर्स ऑफ इनकम देख ही नहीं रहे कि इससे हमारा कुछ इनकम भी हो सकता है। जितना भी वो क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, जितना भी आउटपुट ग्रो कर रहे हैं उसको वो पूरा का पूरा कंज्यूम कर लेते हैं और वो ग्रो करते ही हैं कंजम्पशन करने के पर्पज से। वो एज अ सोर्स ऑफ इनकम या एज सोशल वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये देख ही नहीं रहे हैं। सब्सिस्टेंस फार्मिंग इसी को हम लोग बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट्स के हमारे पास जो मॉडर्न इनपुट्स हैं उनकी काफ़ी अभाव है। मॉडर्न इनपुट्स हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं, तो उसके पीछे भी बहुत सारे रीजन है कि हमारे पास जो है वो फाइनेंस की कमी है, या फिर अगर हम लोग इनपुट्स यूज कर भी पाएंगे तो इतना ज़्यादा कॉस्टली है कि हम लोग एफोर्ड नहीं कर पाएंगे। जैसे हमारे पास परमानेंटली प्रॉपर इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड नहीं है, और अगर हैं भी तो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है कि हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। या फिर मॉडर्न इनपुट्स हम लोग इसलिए भी यूज नहीं कर पाते हैं कि हमारे पास जो लैंड होल्डिंग्स है वो स्मॉल लैंड होते हैं, जिसमें हम लोग परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन फैसिलिटेट नहीं कर सकते हैं, या फिर मॉडर्न इनपुट्स को यूज नहीं कर सकते हैं। तो लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट्स हमारे यहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर्स में काफ़ी बैकवर्डनेस देखने को मिलता है। उसके बाद है स्मॉल होल्डिंग। स्मॉल होल्डिंग का मतलब हमारे पास जो लैंड होल्डिंग्स है वो काफ़ी छोटे छोटे पार्ट्स में बटे हुए हैं और वो कुछ यहाँ है कुछ काफ़ी दूर पे हैं, जिसकी वजह से हम लोग जो मॉडर्न इनपुट्स है या परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन है वो फैसिलिटेट नहीं कर पा रहे हैं। तो इन सारे पॉइंट्स की वजह से हमारा जो एग्रीकल्चर है वो काफ़ी बैकवर्डनेस है, और ये बैकवर्डनेस ही एग्रीकल्चर सेक्टर्स के फीचर्स बन जाते हैं। अब आज के वीडियो में जो लास्ट टॉपिक हमने कवर करा है वो है प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, कि क्या क्या हमारे इंडियन एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम्स हैं। तो देखो, सबसे पहले हमने दिखाया लैक ऑफ परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन। अभी हमने ऊपर में डिस्कस किया कि हमारे पास कोई परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन नहीं है, जिसके कारण हम लोग पूरा का पूरा रेनफॉल पे डिपेंडेंट है। अगर रेनफॉल अच्छा होता है तो हम लोग आउटपुट अच्छा ग्रो कर पाते हैं, और अगर रेनफॉल नहीं होता है तो आउटपुट भी अच्छा ग्रो नहीं कर पाते हैं। सेकंड है हमारा डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस। सबसे मेजर प्रॉब्लम्स एग्रीकल्चर सेक्टर्स के बैकवर्डनेस होने का कि हमारे पास फाइनेंस की काफ़ी कमी है। हम लोग सफिशिएंट फाइनेंस जो है वो अपने एग्रीकल्चर सेक्टर्स में यूज नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो मॉडर्न इनपुट्स है उसको हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं, या फिर हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर्स काफ़ी बैकवर्डनेस हो गया है।
उसके बाद स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग, यानी हमारे जो लैंड होल्डिंग्स है वो काफ़ी छोटे छोटे हैं। काफ़ी छोटे छोटे लैंड होल्डिंग्स होने की वजह से हम लोग परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशंस को या मॉडर्न इनपुट को फैसिलिटेट नहीं कर पाते हैं। और काफ़ी स्कैटर्ड होल्डिंग है। स्कैटर्ड होल्डिंग का मतलब कि कुछ होल्डिंग्स यहाँ हैं, कुछ काफ़ी दूर पे हैं, यानी देखा जाए तो काफ़ी बिखरे हुए लैंड होल्डिंग्स हैं, जिसके कारण हम लोग का एग्रीकल्चर सेक्टर्स काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कन्वेंशनल आउटलुक। कन्वेंशनल आउटलुक का मतलब कि जितने भी एग्रीकल्चर सेक्टर्स में लोग इंगेज हैं वो कंजर्वेटिज्म्स को यूज करते हैं। कंजर्वेटिज्म यूज करने का मतलब होता है कि ये पूरा का पूरा सबसिस्टेंस फार्मिंग पे सोचते हैं, यानी ये कभी ये सोचते ही नहीं है कि इससे हमारा सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट हो सकता है, हम इससे अच्छा इनकम भी कमा सकते हैं। तो बस ये उतना ही ग्रो करने के बारे में सोचते हैं जितना वो कंजम्पशन करते हैं। तो इसके कारण भी हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर्स में काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम्स बना हुआ है। तो आई होप गाइज कि ये 3 पॉइंट्स आपका क्लियर हो गया, तीनों टॉपिक आपका क्लियर है। बाकी के जो 2 टॉपिक है वो मैं कल कंप्लीट कर दूंगा और कल आपके चैप्टर नंबर 3 हो जाएंगे कंप्लीट। उसके बाद मैं चैप्टर नंबर 4 में आ जाऊंगा। तो चलो जल्दी से इसका नोट्स बना लो और नोट्स बनाने के साथ साथ इसका रिवीजन भी करते रहो। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम्स आता है आप कॉमेंट बॉक्स में आ जाओ और वहाँ पर मैसेज करो, इमीडिएटली आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करा जाएगा। और वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाओ, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहो ताकि हर एक लोगों तक ये वीडियो पहुँच जाए और हर लोग इस चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर सकें। थैंक यू।